हेलो स्टूडेंट्स, हम आज रे ऑप्टिक्स का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन किस किस टाइप के होते हैं। डिफ्यूज्ड होता है या फिर रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर जो है उसे ही डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन का जो टाइप है वो इस तरीके का आता है कि कई बार क्या बोलता है कि आपको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दी, लेकिन वो न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक चीज़ कोई थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन के बारे में एक ऐसी बताएगा जिसको आपको उस जो आपके पास थ्योरेटिकल लाइन है उसे ही आपको न्यूमेरिकल टर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यानी कोई भी आपको भाषाई कोई भी क्वेश्चन दे दिया और उसको आपको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसी लाइनें जो है वो रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको ध्यान में रखनी है कि कोई आपको, जैसे हमने बीम के बारे में पढ़ा था कि बीम जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। पैरेलल बीम यानी समांतर बीम भी होती है, डाइवर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग होती है। तो ठीक इसी तरीके से जो लॉज हमने पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के, उनके अंदर भी जो सेकंड लॉ अपने पास होता है, सेकंड लॉ कौन सा होता है कि जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण, तीनों के तीनों को प्लेनर यानी समतलीय होते हैं। ये अपने पास दूसरा नियम था। और इसी दूसरे नियम को अगर हम मैथमेटिकल ढंग से लिखना चाहें तो हम बोलेंगे कि तीन कोई भी क्वांटिटी है और वो तीनों क्वांटिटी अगर को प्लेनर हैं, समतलीय हैं वो तीनों राशियां, तो समतलीय होने की सदिश के अंदर एक रिलेशन होता है। जो हम वेक्टर टॉपिक पढ़ते हैं, वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं उन तीनों क्वांटिटीज के अंदर कि जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, उन तीनों के अंदर वेक्टर के थ्रू हम क्या मैथमेटिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो वही हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास, जो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी जो दूसरा नियम है परावर्तन का, वो दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं या तीनों को प्लेनर होते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास अभिलंब है यानी नॉर्मल है आपके पास, और वो नॉर्मल जो है उसकी डायरेक्शन हम शो करने के लिए किसको काम में लेते हैं? यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश को काम में लेते हैं। नॉर्मल का पहला एन उठा लो, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एन कैप। कैप लगाते ये क्या बन गया? एक इकाई सदिश बन गया जो दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये एक यूनिट वेक्टर बन गया जो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो नॉर्मल यानी अभिलंब जो है, अभिलंब की दिशा प्रदर्शित करने के लिए हमने उसका यहाँ पर एकांक सदिश एक यूनिट वेक्टर ले लिया एन कैप। अगर मैं बात करूं आपतित किरण की, आपतित किरण की यानी इंसिडेंट रे की, अगर मैं इंसिडेंट रे की बात करूं तो इंसिडेंट रे के अलोंग डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर काम में लेंगे, और वो यूनिट वेक्टर जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को शो करेगा। तो वो जो यूनिट वेक्टर है वो हम ले लेते हैं आई कैप। कैप लगा दी, टोपी पहना दी हमने इसके ऊपर। तीसरी जो आपके पास किरण है वो कौन सी होती है? जो उस प्लेन सरफेस से टकराकर चली गई, यानी उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर कैप, यानी आर कैप जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर ये आपके पास कोई तीन जो है वो यूनिट वेक्टर हों जो इन तीनों की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये तीनों जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर होने का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हैं, यानी ये समतलीय हैं। और जब समतलीय हैं ये तीनों के तीनों, तो समतलीय होने की जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सदिश के अंदर आपने वो कंडीशन पढ़ी होगी कि कोई भी तीन सदिश राशियां अगर समतलीय होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, या फिर कोई भी तीन वेक्टर क्वांटिटीज हैं हमारे पास, ये तीनों कोप्लेनर है तो किस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे। तो वो कंडीशन जो है वो क्या होती है, कंडीशन होती है कि आर किसके लिए मैं काम में ले रहा हूँ, आर काम में ले रहा हूँ किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए, परावर्तित किरण के लिए मैं काम में ले रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आर वेक्टर डॉट, यहाँ पर ध्यान में रखना क्या है, डॉट आई वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। अब इसको देखो समझो थोड़ा सा कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर आता है आपके पास कोस थीटा, ठीक है। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर आपके पास आता है साइन थीटा आता है, ठीक है। अब अगर मैं दिशा की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, तो मैं लिखूंगा कि आई क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर इन जिन दोनों क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है उनकी डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी आई के भी परपेंडिकुलर होगी और आर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो आई के भी परपेंडिकुलर, आर के भी परपेंडिकुलर, इनकी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो आर के भी परपेंडिकुलर हो गई और उसी का आप आर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो वो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम इसी तरीके से हम इसको इंटरचेंज करके लिखना चाहें, अगर मैं बोल दूं हिंदी के अंदर, तो क्रम विनिमयता का नियम अगर हम यहाँ पर लगाना चाहें तो इसी जो इक्वेशन है या आपके पास, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एन डॉट, एन हमने लिख दिया, एन किसके लिए आ रहा है, नॉर्मल के लिए। क्या लिखूंगा आके, आई क्रॉस आर, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है, यानी इसके अंदर अगर आप इनके जो डायरेक्शन है उन्हें अगर अपोजिट कर देते हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होते ही डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। सॉरी, आई क्रॉस आर एन डॉट आई क्रॉस आर, आर क्रॉस आई डॉट एन, इसके अंदर ये लिखना आई क्रॉस एन। तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर हो गई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड हम लिख सकते हैं आई वेक्टर डॉट, आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा आपके पास एन वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी, 0। तो अगर तीनों के तीनों जो आपके पास नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों की तीनों अगर कोप्लेनर हैं, या तीनों किरणें जो हैं, सॉरी 2 किरणें और एक अभिलंब, तीनों जो हैं वो अगर समतलीय हैं, तो समतलीय होने पर वो इन तीनों नियमों का पालन जरूर करेंगे। या फिर अगर आपको इसी नियम को बोलना हो कि मैथमेटिकल ढंग से मैं क्या लिख सकता हूँ, गणितीय रूप से मैं कैसे लिख सकता हूँ इस नियम को, तो गणितीय रूप से मैं इस प्रकार से इस नियम को लिख सकता हूँ। और ये क्रम जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि पहली क्रम क्या है, आर आई एन, फिर क्या है एन आई आर, और उसके बाद में क्या है आई एन आर। तो ये क्रम आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अपने पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, जिसका हमें आगे यूज करना है, वो क्या होता है कि जो इंसिडेंस होता है, जो आपतन होता है प्रकाश की किरण का किसी सतह पर, वो आपतन जो है वो नॉर्मली हम 2 प्रकार जो उसके हैं वो देखते हैं किसी कोण पर। यानी 2 प्रकार का मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो आपतित किरण जो है, इंसिडेंट रे जो है, वो प्लेन के साथ कितना भी एंगल बना सकती है, जो आपके पास प्लेन सरफेस है उसके साथ कितना भी एंगल जो है वो बना सकती है। लेकिन 2 कंडीशन हम उसकी स्पेशल कंडीशन लेते हैं, 2 कौन कौन सी, एक तो आ जाए परपेंडिकुलर और दूसरी आ जाए टेंजेंशियल, यानी एक तो लंबवत आपतन की स्थिति और दूसरी जो है इसको बोलते हैं तिर्यक आपतन की स्थिति। तो जब कोई भी लाइट रे जो है वो प्लेन के ऊपर आती है
तो उसकी जो दो कंडीशन है जो मैंने अभी बताई वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर हम देखेंगे कि डेविएशन जो होता है, मेनली डेविएशन का मीनिंग होता है कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण जो है उसकी प्रारंभिक दिशा, इनिशियल उसकी डायरेक्शन क्या थी, और जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पहला जो अपने पास केस होता है इसको बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं लंबवत आपतन। लंबवत आपतन। अब लंबवत आपतन हिंदी वालों को डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। लंबवत आपतन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास एक सतह है और उस सतह पर प्रकाश की किरण जो है वो लंबवत आपतित हो रही है। अब लंबवत आपतित होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन पर, कोई भी प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर एक लाइट रे आ रही है। तो क्या क्या कंडीशन जो है वो बन सकती है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ध्यान से आप डायग्राम को देखेंगे कि यहाँ पर कोई इस तरीके की कर्व्ड सरफेस आपके पास है। एक कर्व्ड सरफेस जो है वो आपके पास है, और इस कर्व्ड सरफेस पर कोई लाइट रे जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आ रही है। कर्व्ड सरफेस है और इस तरीके से यहाँ पर कोई आपतित किरण या इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है। इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब क्या होगा कि ये जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, ये वापस परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में ये परावर्तित किरण किधर जाएगी, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले नॉर्मल बनाना होगा। यहाँ पर अभिलंब बनाऊंगा मैं, और अभिलंब के बारे में हम क्या बोलते हैं कि अभिलंब जो है वो सतह के, सरफेस के बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। अगर मैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर की बात करूँ तो परपेंडिकुलर बोलूँगा तो ये जो इंसिडेंस रे की डायरेक्शन है यही नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी। नॉर्मल इसी के अलोंग आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि नॉर्मल जो बन रहा है वो नॉर्मल इंसिडेंस रे के अलोंग ही बन रहा है। अब मैं बोलूँगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रथम नियम जो होता है परावर्तन का, वो क्या होता है कि कोई भी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है वो उतना ही कोण बनाते हुए वापस जाएगी। यानी इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो अगर ये मैं यहाँ पर बात करूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना होगा, तो मैं कहूँगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो दोनों एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही लाइन के अलोंग है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण का मान कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब अगर मैं परावर्तित किरण यहाँ पर बनाना चाहूँ रिफ्लेक्टेड रे, तो मैं बोलूँगा कि 0 एंगल पर ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो 0 एंगल पर ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जाएगी। तो 0 पर ही अगर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, यानी मैं बोलूँगा कि ये जो रे है वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि 0 एंगल बनाते हुए आई थी, तो 0 एंगल बनाते ही वापस चली जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। किस कंडीशन में, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह के बिल्कुल लंबवत आपतित होती है तो वो अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, जिस पथ से वो आई थी उसी पथ पर वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं आर का मान लिखना चाहूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान मैं लिखना चाहूँ, या मैं बात करूँ परावर्तन कोण का मान मैं लिखना चाहूँ, तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होगा। अब दोनों का मान बराबर होगा तो विचलन कितना हुआ, तो विचलन को हम नॉर्मली जो है डेविएशन को शो करते हैं डेल्टा से। अब विचलन क्या हो गया, तो विचलन के लिए अगर मैं अलग से आप लोगों को बताना चाहूँ तो देखो विचलन क्या हो जाएगा, आपके पास जो आपतित किरण है इंसिडेंस रे है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन, तो मैं बोलूँगा उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है।
जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्टेड रे वापस इधर ही जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास है उस रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन जो है वो है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है और ये है आपके पास इंसिडेंट रे। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, या मैं बोल सकता हूँ विचलन कोण का मान। तो मैं कहूँगा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है वो बिल्कुल सीधा है, कितना बनेगा आपके पास 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री विचलन कोण का मान हो जाएगा। अब इस केस के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नॉर्मल इंसिडेंस अगर होता है तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो जो रे है, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद में अपना पाथ जो है उस पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी वापस उसी पाथ पर वो मोशन करना स्टार्ट कर देगी या प्रोपेगेट होना स्टार्ट कर देगी जिस पाथ पर वह पहले आई थी, इंसिडेंट रे थी। तो इंसिडेंट रे जो है वो पाथ को, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में पाथ को रिट्रेस करेगी। और एंगल ऑफ डेविएशन जो है, विचलन कोण का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा केस जो हमें देखना है वो दूसरा केस होता क्या है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस ना होकर किसी और एंगल पर, तो एंगल जो है वो कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 से लेकर के कितने भी एंगल 90 डिग्री तक या उससे भी ज़्यादा जो एंगल है वो हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम एक स्पेशल केस की ही बात कर रहे थे जैसे मैंने पहले बताया था। तो अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो दूसरा केस जो है इसको बोला जाता है ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग इंसिडेंस। और ग्रेजिंग इंसिडेंस को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं तिर्यक आपतन, तिर्यक आपतन। अब तिर्यक आपतन जो है वो क्या होगा या ग्रेजिंग इंसिडेंस जो है वो क्या होता है, तो देखो इसे भी हम एक एग्जांपल से, जैसे डायग्राम से हमने समझा वैसे ही ऐसे समझते हैं। ये आपके पास कोई एक सरफेस है जिसकी ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, वो उस पर सिल्वर पॉलिश कर दी है, ठीक है। सिल्वर पॉलिश करने से क्या होगा कि इसकी जो ये वाली सरफेस है इस पर कोई भी लाइट रे आएगी तो वो लाइट रे जो है वो लाइट रे पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन इधर जो कोई भी लाइट रे आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी वो कोई भी लाइट रे को एब्जॉर्ब नहीं करेगी या अपने में से पास आउट नहीं होने देगी। तो जब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई इंसिडेंट रे जो है वो किस तरीके की आए कि मैं उसे तिर्यक आपतन या ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलूँ, तो मैं कहूँगा यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है और जो आपके पास इंसिडेंस लाइट रे आ रही है वो इस तरीके से आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपके पास रे है ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि परावर्तित किरण किधर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले हमें यहाँ पर नॉर्मल या अभिलंब बनाना होगा। तो नॉर्मल या अभिलंब बनाएं तो मैं बोलूँगा यहाँ वाला इतना एरिया आप लोग ले लो और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप नॉर्मल या फिर अभिलंब जो है वो बना दो। तो मैं अगर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक अभिलंब बनाता हूँ तो मैं अभिलंब बना देता हूँ इस टाइप से। ये आपके पास हो गया अभिलंब, या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये आपके पास अभिलंब या नॉर्मल हो गया। अब हम रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम होता है क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो ये वाला जो एंगल है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का, ये होता है आपके पास इंसिडेंस एंगल, ठीक है, आई। और आई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूँगा आई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अगर ये बिल्कुल
सीधा इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस हो रहा है। तो अब अगर आपतन कोण या इंसिडेंस एंगल की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो गई, तो जो परावर्तन कोण है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैं कहूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो इक्वल होंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर जाएगी, वो भी 90 डिग्री नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए चली जाएगी। यानी ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये भी कितना बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, चलो बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आई की वैल्यू मुझे मिल गई, आर की वैल्यू मेरे पास है, आई की वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू अपने पास है 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंट में आर की वैल्यू जो है वो भी इसके इक्वल होगी, कितनी, 90 डिग्री हो गई। अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं या विचलन कोण की मैं बात करूं कि कितना विचलित हो जाएगी, तो देखो वापस से मैं बोलूँगा इंसिडेंस रे बिल्कुल सीधी आ रही है आपके पास, इसकी जो डायरेक्शन है वो है ये वाली प्लस एक्स डायरेक्शन में, और जो रिफ्लेक्टेड रे है आपके पास ये रही आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। और इस रिफ्लेक्टेड रे की मैं डायरेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन जो है वो भी इधर ही है आपके पास। तो ये रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो मैं बोलूँगा दोनों की सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन होती है तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन या फिर विचलन कोण का मान है वो कितना आ गया आपके पास, 0 डिग्री माने आ गया। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं, दोनों केस जो है वो आपके पास हर टाइम आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि नॉर्मल इंसिडेंस अगर होता है तो नॉर्मल इंसिडेंस के अंदर आई की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और अगर हम डेल्टा की बात करें यानी एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण की बात करें तो वो विचलन कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम ग्रेजिंग इंसिडेंस या तिर्यक आपतन की बात करें तो तिर्यक आपतन के अंदर जो अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, और जो डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन या फिर विचलन कोण, उस विचलन कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। और विचलन कोण होता क्या है, तो विचलन कोण के लिए क्या मैंने कहा कि आपतित किरण की वास्तविक दिशा, ठीक है, या प्रारंभिक दिशा और परावर्तित किरण की दिशा, दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं विचलन कोण। चलिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, और वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जिसका आंसर भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन जो है वो लेके चल रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, इफ ए लाइट रे इंसिडेंस ऑन ए प्लेन सरफेस at an angle I making with normal, then angle of deviation will be, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। यानी क्या पूछना चाह रहा है आपको, अगर हिंदी के अंदर मैं इसकी क्वेश्चन को बोलना चाहूँ तो वो बोल रहा है कि एक कोई प्रकाश की किरण है, एक कोई प्रकाश की किरण है जो कि किसी समतल सतह, प्लेन सरफेस का मीनिंग क्या हो गया, समतल सतह पर अभिलंब के साथ आई कोण बनाते हुए आपतित हो रही है। एक प्रकाश की किरण
किसी समतल सतह पर अभिलंब के साथ आई कोण बनाते हुए आपतित हो रही है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है यानी विचलन कोण का जो मान है वो कितना होगा। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैंने क्या कहा, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो पहले हम इसे सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। तो हम डायग्राम बनाते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहली बात डायग्राम की है। आपका डायग्राम जितना क्लियर होगा आपको क्वेश्चन करने के अंदर उतना ही इजी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन की, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आपको बोल रहा है प्लेन सरफेस। तो हमने यहाँ पर प्लेन सरफेस बना ली, ये यहाँ पर है प्लेन सरफेस, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है बनाते जाओ। वो बोल रहा है कि एक कोई लाइट रे है वो आ रही है, इंसिडेंट रे जो है वो है आपके पास, ठीक है। और कितना एंगल बना रही है वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल जो है वो सरफेस के बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, लंबवत जो है वो मैंने यहाँ पर नॉर्मल या अभिलंब बना दिया। अब मैं अगर एंगल की बात करूँगा तो ये जो एंगल है आपको यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो एंगल दे रखा है आई, ठीक है। अब आई एंगल दे रहा है, आपको पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये आई एंगल है और ये आपतित किरण आई कोण बनाते हुए आ रही है, तो ये जितना कोण अभिलंब के साथ बनाते हुए आती है उतना ही कोण अभिलंब के साथ बनाते हुए वापस भी चली जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। यानी मैं बोलूँगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो भी नॉर्मल के साथ जो है वो आई एंगल ही बनाएगी। क्योंकि प्रथम नियम जो होता है परावर्तन का वो क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास इक्वल हो गया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण का मान। तो मैं ये वाली जो आपके पास रे है, आपतित किरण जो है आपके पास इंसिडेंस रे, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन देखता हूं। तो मैं कहूँगा ओरिजिनल डायरेक्शन जो इसकी है वो है इस तरफ, ठीक है। इस तरफ ओरिजिनल डायरेक्शन है, तो मैं इसी लाइन को जो है वो आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन हो गई। अब ये इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, यानी आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और परावर्तित किरण की दिशा के बीच का कोण विचलन कोण होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये वाला जो कोण है वो हमें पता लगाना है, और ये वाला कोण ही, ये वाला एंगल ये है, वो एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है, विचलन कोण बोला जाता है। तो यहाँ से देखो, डायग्राम को देख लो, थोड़ा सा सीधा कर लो डायग्राम को। अगर मैं सीधा डायग्राम को कर लेता हूं, तो अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूं, कंप्लीट एंगल की, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। आप बोलोगे कि ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो बन रहा है 180 डिग्री का। अगर मैं उस 180 में से ये इतना माइनस कर देता हूं, 180 कंप्लीट बन रहा है, और इस 180 में से अगर मैं इतना एंगल जो ये बन रहा है दोनों ग्रीन लाइन के बीच में, ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बोलूँगा कि डेल्टा जो है वो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कंप्लीट कितना, कंप्लीट है पाई, ठीक है, 180 डिग्री। माइनस में कितना करूं, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये मैं माइनस कर देता हूं, तो ये एंगल टोटल कितना बन रहा है, आई प्लस आई यानी 2i। तो ये मैंने क्या कर दिया, माइनस। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या आ गया, पाई माइनस 2i आ गया। यानी आप इस क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे कि आपको कोई भी बोल दिया कि एक प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण बनाते हुए किसी सतह पर आपतित हो रही है, इंसिडेंस ऑन ए प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल। तो हम बोलेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी या विचलन कोण का मान जो है वो क्या होगा। तो मैं बोलूँगा आई की वैल्यू 30 डिग्री मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पर 180 माइनस में 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा आपके पास, 180 माइनस में 60, 180 माइनस 60 यानी कितना बन गया आपके पास 20 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके
तरीके से आप कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की तरह भी इसको याद में रख सकते हैं कि अगर एंगल आई पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है नॉर्मल के साथ, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है या विचलन कोण का जो मान है वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2i हो जाएगा। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डायरेक्शन दे तो बात ठीक है, इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं बोल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन सी डायरेक्शन में नापना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर के लिए अगर आपको डायरेक्शन ना बताए तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो एंगल है इसकी बजाय मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ही एंगल है, केवल डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी हम लोग देखें कि कितना विचलन कोण का मान हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एंगल की बात करूँ तो वो तो बन रहा है पाई, और उस पाई में इतना ऐड कर दूँ तो वो ये वाला कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन के अंदर मैं बात करूं तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, पाई प्लस 2i हो जाएगी। तो अगर आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन दे तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से कोई एक आंसर पिक कर सकते हो। लेकिन डायरेक्शन का जरूर ध्यान में रखना कि डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल कुछ ही नहीं बोल रहा है आपको, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही है, तो अपना आंसर हमेशा आएगा पाई माइनस 2i। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप इसे मेजर कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस 2i वैल्यू हो जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे और प्लेन सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।